Hello friends, today we are discuss political science of ninth class chapter number 3 संविधान निर्माण। संविधान होता क्या है, सबसे पहले तो ये हम लोगों को जानना आवश्यक है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं लिखित रूप में। तो जो लिखित रूप में जो समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, राजनीति को चलाने वाले, उसको हम संविधान कहते हैं। देखिए, नियम और परंपराएं तो हमारे घर में भी होती हैं, आप सबके घर में कुछ नियम घर में होते हैं कि घर के अंदर चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना, भोजन करते समय जो है चप्पल जूते नहीं पहनना, बैठकर भोजन करना, सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना। इस तरह से और भी बहुत सारे नियम होते, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन देश और समाज को चलाने वाले जो मौलिक कानून होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, उसको ही संविधान कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा संविधान होता क्या है। अब संविधान जो निर्माण किया जाता है उसके पीछे एक बहुत ही लंबा कालखंड और एक उस देश के नागरिकों का संघर्ष उसमें होता है। किसी भी देश को दिशा देने के लिए, उसको व्यवस्थित चलाने के लिए जो लिखित रूप से मौलिक कानून बनाए जाते हैं वही संविधान है, और उसका निर्माण वहाँ की जनता के द्वारा या उनके चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। संविधान निर्माण का जो ये चैप्टर है उसको दो देशों के उदाहरण को देकर समझाया गया है। पहला है आपका दक्षिण अफ्रीका और दूसरा है भारत। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित देश है, इसीलिए इसको दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। यहाँ पर गोरे लोगों की सरकार थी। उन्होंने वहाँ के मूल निवासी तथाकथित उस समय जिनको काले लोग कहा जाता था, उन पर शासन किया, उन पर अत्याचार किया। उसका जो संघर्ष का है थोड़ा सा इतिहास दिया है, लेकिन जो प्रमुख थे वहाँ पर जिन्होंने कि संघर्ष किया, वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया, नेल्सन मंडेला। इनके शब्दों को वाक्य को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे समझ में आएगा। इन्होंने कहा, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिससे सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये कथन है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला थे कौन? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक नागरिक थे। वहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका में ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था तो 1964 में देश में रंग-भेद का विरोध किया गया। नेशनल अफ्रीकी कांग्रेस के झंडे तले वहाँ के प्रमुख नेताओं में थे ये।
28 वर्षों तक इनको बिल्कुल जेल में कैद रखा गया रोबेन द्वीप में। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने, स्वतंत्रता संघर्ष चलाया। 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ। ये थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया। एक जो तानाशाही देश में होता है वो सारी चीज़ें थी। एक इसमें दिया है ना कि आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, किनका? जिनका रंग काला होता था, अर्थात वहाँ के मूल निवासियों का। उनको अश्वेत कहा जाता था। रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। उन पर किनका अधिकार था? गोरे शासक जो ब्रिटिशर्स थे, और उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। गोरे बस्तियों में जाने की इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी। उनके लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था होती थी। गोरों के लिए अलग व्यवस्था होती थी, कालों के लिए अलग व्यवस्था होती थी। ये सारा जैसा हम लोगों ने एक भारत में पढ़ा है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, वैसा ही बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ दक्षिण अफ्रीका में थी। उन्नीस सौ 50 से इस अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। रंगभेद शब्द आया तो रंगभेद होता क्या है? दक्षिण अफ्रीकी सरकार की 1948 टू 89 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को रंगभेद कहा जाता है। इस शासन प्रणाली का विरोध करने के लिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें वहाँ का मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियाँ उनके साथ मिल गईं और उन सब ने मिलकर वहाँ पर रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। अंततः 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ और सभी लोगों की, सभी नस्लों की एक मिली जुली सरकार स्थापित हुई। जब वहाँ पर देश स्वतंत्र हुआ तो जो वहाँ काले लोग जो बहुमत में थे, उनकी जब सरकार बनी तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। क्या? देखिए कितना अच्छा, एक पूरे विश्व के लिए एक आदर्श मार्ग उन्होंने स्थापित किया। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे उन्हें भूल जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं भूलते तो बदला लेने की स्थिति होती और वहीं पर फिर गृह युद्ध की स्थिति बनती। और आगे क्या कहा? और गोरों को माफ़ कर दें। और आगे क्या कहा? आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी एक मन की कटुता को दूर करते हुए एक नया रास्ता अपनाया और नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही पार्टियां एक साथ बैठीं और दोनों ने मिलजुल कर ही एक नए दक्षिण अफ्रीका के लिए संविधान का निर्माण किया। 2 वर्षों तक लगातार चर्चा और बहस होती रही कि कैसा संविधान होना चाहिए, और उन्होंने निर्णय किया कि हमारा संविधान ऐसा होगा जैसा कि विश्व में कहीं भी नहीं होगा और पूरे देश, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होगा। उन्होंने सब कुछ, श्वेत और अश्वेत दोनों ने मिलकर अपने संविधान के बारे में सारा कुछ निर्णय लिया और उन्होंने निश्चित किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। कितना महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उन लोगों के द्वारा। फिर
दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना की इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया गया है। ये देखिए, ये उनका जो, ये पढ़ना जरूरी है तभी समझ में आएगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर इतनी ही बात नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों के वास्तविकता से साझा करने घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, केवल कालों का नहीं है। इसमें गोरों को भी पूर्ण सहभागिता है। और इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका ने एक मॉडल संविधान का निर्माण किया। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है भाई? जैसे हम लोग घरों में एक तरह से अलिखित संविधान, नियमों का, परंपराओं का पालन करते हैं, वैसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सारे नियम लिखित में होने चाहिए, जिससे कि किसी को भी किसी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में गलतफहमी न हो, उसके पास वो नियम हो और उन नियमों पर चलने के लिए वो बाध्य हो, तभी कोई व्यवस्था बन सकती है। जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना, उसमें देखिए, बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकन्ने थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की भी चिंता थी। वो बहुत चिंतित थे अपने इन अधिकारों से, संपत्ति से, कहीं हमारी संपत्ति न हड़प कर ली जाए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वो मजबूरी भी थी, नहीं मानते तो उनको जाना होता वहाँ से। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के गोरे और काले लोगों ने मिलकर एक आदर्श स्थापित किया, आदर्श संविधान का निर्माण किया। अब संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। अर्थात अब ये महत्वपूर्ण लाइन है हमारे लिए, भविष्य में इसे तोड़ा ना जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर लिखित रूप में नहीं रहेगा तो उसके कैसे ध्यान में आएगा कि हाँ, वास्तव में क्या मूलभूत चीज़ें तय की गई थीं। तो मूलभूत चीज़ें जो तय की गई थी, मान लीजिए जब हमारे यहाँ देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो बातें तय हुई थी, अगर वो लिखित रूप में नहीं होती तो वो आगे आते 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 वो अपभ्रंश हो जाती, वो एज इट इज़ वो नहीं रह पाती। इसलिए उसको लिखित रूप में लिया गया। और ये इस लाइन से भी देखिए स्पष्ट होता है कि भविष्य में इसे तोड़ा ना जाए। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और उसे बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। अभी भी जब कोई दो पक्षों में समझौता होता है किसी बात के लिए, तो वो लिखित रूप में होता है, ताकि दोनों पक्ष उस बात से टले ना कि हाँ, हमने ये बात नहीं कही थी। और भविष्य में भी जब उसको देखने की आवश्यकता हो तो उसको देखकर निकाल कर देख लिया जाए कि हाँ भाई, आज से 10 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व क्या समझौता हुआ था, क्या तय हुआ था। तो इसलिए लिखित रूप में इसको रखना आवश्यक है। इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। हमारा समाज
एक अच्छी दिशा में चल सके, अपने लिखित नियमों को माने, उस पर चले, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। उस संविधान में ये सारा कुछ तय होता है कि हमारा जो शासक होगा उसका चुनाव कैसे होगा, चुनी हुई सरकार कैसे कार्य करेगी, कौन कौन से जो है उसके अंग होंगे, वो अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, सरकार का क्या दायित्व होगा, सरकार किसके प्रति जवाबदेह होगी। इन सबको लिखित रूप में रखना जरूरी था और इसीलिए ये लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा संविधान किसे कहते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब या सरकारी संगठन, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। बिना संविधान के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। बिना संविधान का है तो उस संगठन को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि संविधान करता क्या है, इसका काम क्या है। भाई, काम कुछ होगा तभी तो आवश्यकता पड़ती है हमें, अदरवाइज कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो संविधान क्या कार्य करता है? सबसे पहला काम, लोगों के बीच, ठीक है ना, जरूरी सहयोग और भरोसा को विकसित करना। जब लिखित रूप में सारी चीज़ रहेंगी तो सभी उस पर विश्वास करेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दूसरा, सरकार का गठन और फैसले लेने का अधिकार। किस प्रकार से सरकार का गठन होगा, कौन सरकार का गठन करेगा, कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये सारा चीज़ इसमें है, ये कार्य है इसका। अगला है तीसरा नंबर, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है संविधान। लिखित कानून के द्वारा सरकार को ये दिशा निर्देश है कि आपको यही कार्य करना है, निश्चित किया गया है। उस सीमा रेखा को सरकार भी पार नहीं कर सकती है। और नंबर 4 है, लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। क्योंकि इसमें सारा कुछ लिखित में है तो नागरिकों की क्या आकांक्षाएं होती हैं, क्या हो सकती हैं, वो सारा कुछ इसमें वर्णित है। तो ये सारे कार्य हैं संविधान के। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। बिना संविधान के लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक सरकार हो ही नहीं सकती है, ये निश्चित है। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक हमने दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण पढ़ लिया, दूसरा उदाहरण है हमारा ये भारतीय संविधान का। जिस तरह से वहाँ पर गोरों का सरकार था, उन्होंने कालों पर अत्याचार किया, काले लोगों ने, वहाँ के मूल निवासियों ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का गठन किया। उस अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत सभी संगठनों ने मिलकर उस गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया, आंदोलन किया और अंततः 1994 में सफलता प्राप्त की। ठीक वैसे ही
भारत में भी हम लोग जानते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और जब जब उसने यहाँ की स्थिति को देखा तो वो यहाँ की धीरे धीरे शासक बन गई, और फिर उसका विरोध शुरू हुआ, और विरोध देशव्यापी था। हम लोग जानते हैं कि इसमें किन किन नेताओं की प्रमुख भूमिका रही और कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन थे, सारा कुछ है, उसका यहाँ पे वर्णन नहीं करना है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान का निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, वो सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित संविधान निर्माण का रास्ता। जैसे दक्षिण अफ्रीका में दोनों ही लोगों ने मिलकर सहमति बना ली थी, उससे थोड़ा सा हटकर है। वहाँ स्वतंत्रता के बाद सहमति बनी, हमारे यहाँ स्वतंत्रता पूर्व भी बहुत सारी जो मूलभूत चीज़ें थी उन पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी थी। हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे वो तय कर चुके थे कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारा देश कैसा होगा, हमारा देश का संविधान कैसा होगा। इसका प्रारंभ 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारतीय संविधान बनाकर कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि आप अपना संविधान तैयार ही नहीं कर सकते, आप में इतनी क्वालिटी नहीं है, आप में इतनी योग्यता ही नहीं है। इस चुनौती को स्वीकार करके मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने 1928 में एक संविधान का निर्माण कर दिया, लेकिन वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा अमान्य कर दिया गया, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई। वहाँ तय किया गया कि हाँ, हमारे संविधान की रूपरेखा क्या होगी, जो स्वतंत्र भारत होगा उसका संविधान कैसा होगा। और ये जो हम आज चीज़ें देखते हैं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का अधिकार आदि, ऐसी छोटी छोटी जो मूलभूत जो बुनियादी मूल्य थे हमारे, उन पर सहमति बन चुकी थी और हमारे संविधान का भविष्य तय हो चुका था। इससे पहले जो 1937 में जो चुनाव हुए थे प्रांतीय असेंबलियों के लिए, उसमें हमारे नेताओं ने भाग लिया और उसमें प्रवेश करके उन्होंने वहाँ पर एक तरह से ट्रेनिंग प्राप्त कर ली थी, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था कि विधानसभाओं में जाकर कैसे संस्थाएं चलानी हैं, कैसे व्यवस्थाएं बनानी हैं और कैसे कार्य करना है, इन सब का अनुभव उन्होंने ले लिया था। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए थे चुनाव जीतने के पश्चात, लेकिन वो इस बात के लिए प्रशिक्षित हो चुके थे कि विधानसभाओं में किस तरह से कार्य करना होता है। और इसीलिए जो है, जो 1935 का भारत सरकार का कानून है, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद, अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारे यहाँ संविधान बना तो उसमें से 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो 1935 एक्ट से लिए गए थे, या तो उसी तरह से ले लिए गए थे या उसमें कुछ सुधार करके उसको शामिल किया गया था। तो इस तरह से हमारे यहाँ संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए, ठीक है ना। और उस चुनाव में एक संविधान सभा जो सभा बनी उसको संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, हालांकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। हालांकि इसके बाद देश स्वतंत्र हुआ
और जो संविधान सभा थी वो 2 भागों में बँट गई। और उसके बँटने के बाद हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी संख्या 299 रह गई, और इस तरह से एक संविधान का निर्माण किया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से उसको लागू किया गया। और इसीलिए इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस तरह से लगभग 3 वर्षों में, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो इसलिए लगभग 3 वर्ष कहा जाता है। 114 दिन की गंभीर चर्चा के बाद ये अपना संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। ये हमारे संविधान की यात्रा थी। अब इसमें एक और बात आती है। देखिए, जब हम पुस्तक पलटते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख नेताओं के नाम दिए हैं जो कि संविधान सभा में प्रमुख भूमिका में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, टी कृष्णमाचारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, जयपाल सिंह जी जो कि एक हॉकी खिलाड़ी थे, उस टीम के पहले कप्तान थे, इनको शामिल किया गया था, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। इम्पॉर्टेंट लाइन है, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में तो सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में सामान्यतः कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना। फिर जी दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय सदस्य और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक। इस तरह से हमारे बलदेव सिंह जी जो कि बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल रक्षा मंत्री थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव रामजी अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सोमनाथ लाहिड़ी। इस तरह से कुछ प्रमुख नाम दिए हैं। इसके अलावा तो हम जानते हैं 299 सदस्य थे। हमारा जो संविधान है वो बहुत ही पवित्र है और वैध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समूह के लोग, सभी पेशों के लोग सभी शामिल थे इस तरह से। और उनका जो चुनाव था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा हुआ था, इसलिए उनके द्वारा बनाया गया ये हमारा संविधान पवित्र है और वैध है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति ऐसे जो न तो संविधान सभा के सदस्य थे और न ही किसी भी तरह से उससे जुड़े हुए थे, फिर भी उनके बताए हुए रास्ते को संविधान सभा के द्वारा बहुत ही ध्यान दिया गया और उनके आदर्शों को माना गया, और वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की संविधान सभा से क्या अपेक्षा थी, ये हम सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने
और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उनकी इन इच्छाओं अपेक्षाओं को पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास किया। अब आता है हमारा अगला संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ होती है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगर इसको हमने पढ़ लिया तो समझिए कि हमारा पूरा संविधान समझ में आ गया। इसमें लिखा है भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसमें प्रारंभ में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों का थोड़ा सा अर्थ समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम भारत के लोग, उसमें कोई भी छूटता नहीं है, सभी लोग, सभी नागरिक उसमें शामिल हैं। दूसरा है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम अपने देश से संबंधित सारे मामलों में स्वतंत्र हैं, उसमें किसी का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे। दूसरा है समाजवादी। जानते हैं हम लोग, सब कुछ समाज का, ठीक है ना। इस तरह से जो कुछ भी होगा वो किसका होगा, समाज का होगा, किसी का नहीं होगा और किसी का नहीं। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष उसे कहते हैं जब किसी भी देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, अर्थात सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता होती है। मेरे हिसाब से यही गलती हो गई। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक जहाँ पर सरकार नागरिकों के द्वारा चुनी गई हो। गणराज्य। गणराज्य वहाँ होता है, उसको कहते हैं जहाँ का सर्वोच्च शासक जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो हमारे यहाँ भी सर्वोच्च शासक संविधान के अनुसार जो संवैधानिक शासक है सबसे बड़ा कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो, लेकिन निर्वाचित होता है। फिर दिया है न्याय। सभी नागरिकों को कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अवसर की समानता, ऐसे न्याय मिले। और क्या, सभी को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता हो, अपनी पूजा पद्धति चुनने की स्वतंत्रता हो। फिर क्या कह रहा है, अवसर की समानता, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, सभी को समान अवसर
ऐसा नहीं कि कोई उच्च जाति का है तो उसको अधिक अवसर, और जो अनुसूचित जाति या जनजाति को उसको कम अवसर, सभी को समान अवसर, बल्कि उनको अधिक अवसर दिया गया अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी सभी इस देश को अपना समझें, अपने देश से प्यार करें, सभी आपस में भाई भाई हैं। और इसीलिए हमने पढ़ा है भारत के राष्ट्रवाद में कि हमारे यहाँ एक अमूर्त कल्पना की गई अपने देश को किस रूप में, भारत माता के रूप में। उस भारत माता की हम सभी संतानें हैं, उस नाते से हम सभी भाई भाई हैं और सभी मिलकर इस देश को, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने का कार्य करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारे संविधान में ये सारा कुछ वर्णन किया गया है। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब आगे आते हैं थोड़ा सा संस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा। संविधान में ये सारा कुछ वर्णित कर दिया गया है और उसी का अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। इसीलिए काफ़ी भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। उसमें सारा कुछ डिटेल में एक एक चीज़ दी हुई है, एक एक चीज़ तय करके दी हुई है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थीं, आज परिस्थितियाँ कुछ और हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार जो नई चीज़ें आती हैं उनको सुधार करने के लिए, अधिनियमित करने के लिए संविधान में जो बदलाव किया जाता है उसी को कहा जाता है संविधान संशोधन। आज तक लगभग 100 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी। हम लोग जब 10th में जाएंगे तो वहाँ पर जब संघवाद पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बना सकता है। इसलिए आपस में विवाद की स्थिति नहीं आएगी। कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। संविधान ने भारतीय नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मूलभूत अधिकार, उस मूलभूत अधिकार को सरकार विशेष परिस्थिति के अलावा कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। और कुछ ऐसी अगर अपने देश में कुछ इमरजेंसी भी लागू होती है, उस कालखंड में भी कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, कि उस समय भी सरकार उसको समाप्त नहीं कर सकती। इस तरह से संविधान के द्वारा सभी कुछ निश्चित किया जा चुका है कि सरकार को कैसे कार्य करना है। सरकार के लिए एक सीमा रेखा तय कर दी गई है, यानी एक एक बिंदुओं पर ये स्पष्ट उस संविधान के द्वारा निर्देशित किया गया सरकार को कि आपको कैसे कार्य करना है। इस तरह से ये जो शब्दावली है इसमें से भी कुछ प्रश्न आते हैं। इसमें लास्ट में कुछ मैंने अपने नोट्स डाले हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये एक्सरसाइज वाले। एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं हमने इसमें। सबसे लास्ट में आते हैं। देखिए, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, इससे ऊपर कोई विधान नहीं है।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसके लिए सबसे पहली बैठक, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले, जुलाई 1946 में की गई थी। फिर इसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा 299 सदस्य थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस तरह से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण किया गया। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे मेरे ख्याल से कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। 30 जनवरी को भी किया जा सकता है, 25 जनवरी को भी किया जा सकता था, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों किया गया। मैं अक्सर ये बातें आप लोगों से चर्चा करता हूँ, इसको यहीं रोक के थोड़ा सा चर्चा करें। 26 जनवरी 1929, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, और उस समय लाहौर में एक कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उस लाहौर में उस समय तो कोई बंटवारा नहीं था देश का। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने लाहौर में रावी नदी है, उस रावी नदी के तट पर जाकर 26 जनवरी को उसका जल हाथ में लेकर देश को स्वतंत्र कराने का, पूर्ण स्वराज्य लागू कराने का ये संकल्प लिया था। और इस तरह से प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूरे देश में। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को हमेशा ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को ही अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय यानी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, और 22 भाग थे। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग ये हैं। इसमें बाद में 5 परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा में 15 भारतीय महिलाएं भी थीं, जिसमें 2 नाम हम लोगों ने महत्वपूर्ण पढ़ा, एक दुर्गाबाई देशमुख जी और दूसरी सरोजिनी नायडू जी। अब जैसा कि हमने संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था, तो भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया वो 18 जून 1951 को। अब तक 100 संशोधन किए जा चुके हैं। भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो कुछ देशों के संविधानों से भी कुछ अच्छी चीज़ें ली गई। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा है भारतीय संविधान के बारे में कि जो भारतीय संविधान है वो उधार का थैला है, कि जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ लेते चले गए, उसको लिखते चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो सदस्य थे उन्होंने कि विश्व के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश की परिस्थिति के अनुसार, उस कालखंड के अनुसार उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास किया। उसमें कौन कौन से देश थे, क्या क्या लिया गया, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा कि किन किन देशों के संविधान से हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, इन देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीज़ें ली गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, 1935 है ना, 1935 एक्ट से 250 अनुच्छेद लिए गए थे, यानी 350 में से थोड़ा सा फिर से एक बार मैं आप लोगों को 395 अनुच्छेद, सॉरी, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेद में से
250 अनुच्छेद अपने संविधान में ले लिए गए थे या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इसलिए हमको कभी कभी लगता है कि जो हमारा जो संविधान है या हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ब्रिटेन वाली व्यवस्था है, ऐसा इसीलिए लगता है। संविधान निर्माण के बारे में हम लोगों ने देख लिया, रंग भेद क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं इसकी चर्चा हमने कर ली, प्रस्तावना क्या होता है, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। अर्थात हमने प्रस्तावना पढ़ लिया तो संविधान समझ में हमारे आ जाता है। संविधान के क्या कार्य हैं ये हम लोगों ने चर्चा की है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हमने पहले ही चर्चा कर ली है। इसमें इसलिए मैंने डाला है कि ताकि आप लोग भी इसको देख सकें, कहीं कुछ देखना हो तो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। महात्मा गांधी जी की क्या अपेक्षाएं थीं, ये सारी चीज़ें इस मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसका एक अलग से हम वीडियो आप लोगों को डालेंगे, अभी नहीं, पहले ये हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ताकि हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अंशों से परिचित हो जाएं। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसमें जो मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं आप लोगों को, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, और ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज वाले ही क्वेश्चन है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें भेजे हैं, तो उसे भी आप लोगों को करना है। तो मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। फिर हम लोग अगली वीडियो में जो रशियन रिवॉल्यूशन है, रूसी क्रांति, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।